वेलकम टू लर्निंग विद केटी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्रुप 16 एलिमेंट्स, जिसको बोलते हैं द ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होगा इसमें ऑक्सीजन, जो उसको स्टार्ट करेगा। फिर आएगा सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलोरियम, फिर आएगा पोलोनियम और लास्ट में आता है लिवरमोरियम। देखो भाई, इस इन सबको मिला के बनता है ग्रुप 16 पीरियोडिक टेबल का। बेसिकली अगर मैं ट्रिक बताऊं इसकी, तो वो है उस से टी पो। ठीक है, पोलोनियम तक देखेंगे, उसके बाद जो लिवरमोरियम होगा ना, वो होगा रेडियो एक्टिव कंपाउंड, तो उसके बारे में हम ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्सीजन, सबसे पहले देख लो ऑक्सीजन, उस यानी उसमें ओ देख लो ऑक्सीजन, यानी एस जो होगा नेक्स्ट वो सल्फर का एस, से मतलब कि सेलेनियम, टी मतलब कि टेलोरियम और लास्ट में आता है पो यानी कि पोलोनियम। ठीक है, तो भाई ये जो पूरा ग्रुप है इसको हम चाल्कोजेंस बोलते हैं। ये जो नाम है ये कोई एक ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब होता था ब्रास या तो फिर पॉइंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सल्फर और कॉपर के साथ, तो इसका जो मिलके बनता था ये पूरा होता था चाल्कोजेंस। ठीक है, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। जो बहुत सारे कॉपर मिनरल्स हैं वो या तो किसको कंटेन करते हैं, ऑक्सीजन को या सल्फर को, या तो फिर कुछ दूसरे मेंबर्स जो ग्रुप में होते हैं उनको। ठीक है, कॉपर मिनरल्स के। आगे देखते हैं भाई, अकरेंस की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन अर्थ है। ऑक्सीजन यानी कि 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट में होता है। ड्राई एयर में इसका लगभग दी ऑलमोस्ट 21% होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सल्फर में, तो वो अर्थ की क्रस्ट में सिर्फ और सिर्फ 0.03 से 0.1% तक है। कंबाइंड सल्फर एग्जिस्ट करता है सल्फेट्स में, जैसे कि अगर मैं जिप्सम की बात करूं CaSO4.2H2। फिर या तो मैं बात करूं एप्सम सॉल्ट की, एप्सम सॉल्ट मतलब कि MgSO4.7H2। या तो मैं बात करूं बारियाइट की, तो इसको हम बोलते हैं BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। सल्फाइड्स भी एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि गैलिना PbS, जिंक ब्लेंड ZnS, कॉपर पायराइट CuFeS2। ठीक है, ये सारे के सारे ओर्स हैं किस किस के, लेड के, जिंक के और आयरन के, कॉपर के। ठीक है, ट्रेसेस ऑफ सल्फर हमको हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि वोल्केनोज में मिलता है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि एग्स, प्रोटीन्स, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, हेयर, वुल, इन सब चीज़ों में भी सल्फर हमको मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेलेनियम और टेलोरियम की, तो भाई ये फॉर्म होता है मेटल सेलेनाइड्स या तो फिर टेलोराइड से, किसमें, सल्फाइड ओर्स के। पोलोनियम की अगर मैं बात करूं तो भाई ये नेचर में कैसे मिलता है हमको, डी के प्रोडक्ट है किसका, थोरियम और यूरेनियम का। लिवरमोरियम एक सिंथेटिक रेडियोएक्टिव कंपाउंड है, इसका जो सिंबल होता है वो Lv होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 116। एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं तो वो 292 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है रेडॉन में फिर 5f14, फिर 6d10, 7s2, 7p4। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं कि भाई ये जो है काफ़ी स्मॉल अमाउंट्स में ही हम इसको प्रिपेयर कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ होती है काफ़ी शॉर्ट होती है, मतलब कि लगभग 1 सेकेंड का भी फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, तो इसके कारण हम इसकी प्रॉपर्टीज को ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए। इसके बाद बात करूं कि भाई लिवरमोरियम को छोड़ करके जितने भी हैं, जैसे कि एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हमको इस टेबल में है, तो इससे हम देख लेते हैं। देखो नीचे जाएंगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, ये तो सबको पता है। एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लो। सबके लास्ट शेल यानी कि पी शेल में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पी ऑर्बिटल में। ठीक है, और S कम्प्लीटली फिल्ड होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो F ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल भी आता जाएगा। कोवेलेंट रेडियस की अगर मैं बात करूं तो उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ 66, फिर 104, फिर 117, 137, 146 ऐसे। और अगर मैं बात करूं किसमें, आयनिक रेडियस में, तो वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर मैं देखूं तो वो डिक्रीज हो रही है, नहीं वो इंक्रीज हो रही है। देखो कैसे, -141, नहीं देखो ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -141, फिर उसके बाद वो डिक्रीज हो जाती है, कितनी हो जाती है, -200। देखो इंक्रीज हो रही है लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसका मतलब टोटली वो डिक्रीज हो रही है। तो -141, फिर आएगा 200, अब कम हो गई है एकदम से, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ेगी 195, -190 और फिर -174, इस टाइप से। ठीक है, तो
नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो भाई जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स होते हैं इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। एक जो एस ऑर्बिटल रहता है उसमें 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं, लेकिन जो थोड़ा उससे बड़ा पी ऑर्बिटल रहता है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं 6 की जगह, क्योंकि इनके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। अब एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, जैसे कि मैंने ऊपर देखा था कि भाई जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज होते हैं। अगर मैं बात करूं टॉप से बॉटम, यानी कि जैसे जैसे शेल साइज इंक्रीज होगा, साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो एक्सेप्शनली स्मॉल होता है, ठीक है। अब इसका रीजन, काफी सारे रीजंस हैं, वो हम अभी आगे फॉलोइंग में देखते जाएंगे। देखो भाई नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है भाई, लास्ट वाला जो ऑर्बिटल होगा, लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो जितनी एनर्जी लगती है वो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो भाई क्या होता है, इंक्रीज इन साइज होता है डाउन द ग्रुप। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई जो एलिमेंट्स हैं हमारे ग्रुप 16 के, ठीक है, तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो ग्रुप 15 में थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसकी, सबसे ऊपर वाले की, ऑक्सीजन की बात कर लो, इधर नाइट्रोजन की बात कर लो, तो भाई ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम होगी। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अगर आपको ये हाईलाइटेड एनसीईआरटी वाली चाहिए तो मुझे मेल करना learningwithkt@gmail.com पे, मैं ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो भाई ऑक्सीजन एटम जो है उसका काफ़ी कॉम्पैक्ट नेचर होता है, इसीलिए वो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है एज कम्पेयर टू सल्फर। लेकिन अगर मैं सल्फर के आगे बात करूं तो भाई उसकी जो वैल्यू है फिर से लेस नेगेटिव होती जाती है प्लूटोनियम तक, पोलोनियम तक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, देखो भाई नेक्स्ट टू फ्लोरीन, देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन हो गया, लेकिन उसके बाद अगर कोई एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है लेकिन बाकी सारे एलिमेंट से ज़्यादा है, तो वो है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पे आता है। फिर अगर मैं बात करूं विद इन द ग्रुप, अगर मैं बात करूं तो भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, या तो फिर मैं बोल सकता हूं कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। और ये इससे हमें ये पता चलता है कि भाई जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ। ये तो सब में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 7.10, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं कि भाई इधर क्वेश्चन है कि जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 के वो जनरली लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों शो करते हैं एज कम्पेयर टू द ग्रुप ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन ग्रुप 15। तो भाई ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो ग्रुप 15 होता है ना उसके पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होता है, इसके कारण इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए हमको लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है किसको, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को निकालने के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में एज कम्पेयर टू द ग्रुप 16 इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर मैं देखूँ भाई इसकी, तो ये क्या है, सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 16 की जो है वो हमने ऊपर टेबल में देखी थी, उनको फिर हमने डिस्कस भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं भाई ऑक्सीजन और सल्फर। ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो नॉन मेटल है। सेलेनियम और टेलेनियम ये दोनों के दोनों मेटलॉइड्स हैं और पोलोनियम एक मेटल है। देखो भाई पोलोनियम जो है ना वो एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है जिसकी हाफ लाइफ काफ़ी शॉर्ट है, यानी कि लगभग 13.8 डेज के आसपास। सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एलोट्रॉपी एग्जिबिट करते हैं, सारे के सारे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, या डाउन द ग्रुप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं। लार्ज डिफरेंस जो है, जैसे देखो लार्ज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन और सल्फर का मतलब, देखो सल्फर का कुछ है ऑक्सीजन का कुछ है, ये डिफरेंस निकाल लो, और फिर सल्फर और सेलेनियम का निकालो, इनका निकालो, तो और बाकी सबके ऐसे बीच के निकाल लो। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस पाया गया है ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में। भाई इसका मैं रीज़न ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, इसका रीज़न है उनकी एटॉमिसिटी में डिफरेंस, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, यानी कि O2 के फॉर्म में, लेकिन जो सल्फर है वो एग्जिस्ट करता है एज अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल S8 या रोम्बिक सल्फर के फॉर्म में। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ भाई फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले क्या देखते हैं भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। देखो भाई
अगर तुमको किसी एलिमेंट के कंपाउंड देखना है कि ये फॉर्म हो सकता है कि नहीं, अरे भाई ये वाला कैसे होगा, इसके लिए अलग अलग कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता होना चाहिए कि ये किस टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट या किस टाइप का ट्रेंड फॉलो करता है, उससे फिर तुम लोग बता दोगे। ठीक है, एलिमेंट जो है ग्रुप 16 के काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर टेबल में आपको सबकी इंडिविजुअल बताई भी थी। स्टेबिलिटी अगर मैं बात करता हूँ तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज होती है, यानी कि टेंडेंसी जो होती है नीचे वाले एलिमेंट्स की -2 दिखाने की वो डिक्रीज होती है, काफ़ी कम होती है। तो इसीलिए पोलोनियम जो है वो बहुत कम कंपाउंड्स में और हार्डली शो करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए वो सिर्फ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यानी कि जनरली जहाँ भी देखोगे ऑक्सीजन का कितना होता है -2, लेकिन सिर्फ और सिर्फ O2F2 और OF2 के केस में, OF2 के केस में ये दिखा देता है कितनी +2 और O2F2 के केस में दिखा देता है +1। सिर्फ यही कंपाउंड है जिसमें प्लस शो करता है, बाकी एलिमेंट्स जो है +2, +4, +6 दिखाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट, लेकिन जो +4 और +6 हैं ये ज़्यादा कॉमन है, सब में है लगभग, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ करके। सल्फर और सेलेनियम और टेलोरियम ये क्या करते हैं, ज़्यादातर +4 शो करते हैं अपने अपने कंपाउंड्स में, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और अगर फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहे हैं तो फिर 6 शो करते हैं, +6। स्टेबिलिटी जो है +6 की वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, लेकिन स्टेबिलिटी +4 की इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। भाई अगर मैं बात करूं बॉन्डिंग किसमें, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये प्राइमरली कोवेलेंट होती है। ठीक है, यानी कि कोवेलेंट नेचर की होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। देखो अभी तक हमने जितने भी ग्रुप्स पढ़े हैं सब में हमने देखा है कि जो इनका सबसे ऊपर का एलिमेंट होता है, यानी कि जो एलिमेंट टॉप करता है अपने अपने ग्रुप को, तो भाई इस एलिमेंट की कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर्स आते हैं इसके स्मॉल साइज के कारण, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, और साथ ही साथ इसके पास एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी शो करता है, जैसे कि सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो सेकेंड पीरियड में करते हैं उन सबका स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसका टिपिकल जो एग्जाम्पल है, यानी कि इसके जो इफेक्ट होते हैं स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, वो हम देख लेते हैं भाई कि भाई जो वाटर होता है H2O, इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो मेरे को H2S में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भाई इसका एक और रीजन हो सकता है, वो रीजन है कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन। तो इससे क्या होता है भाई, ऑक्सीजन की अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन रेयर प्रैक्टिस मतलब जनरली इसकी 2 से ज्यादा भी नहीं बढ़ती है, 4 तो दूर की बात है। अगर ऑन दी अदर हैंड अगर मैं दूसरे टाइप में बात करूं तो भाई जो बाकी एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, वो सब के सब अपनी कोवेलेंसी 4 के ऊपर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं भाई क्या, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें अगर मैं देखूं तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 16 के, वो फॉर्म करते हैं अपनी हाइड्राइड्स किस टाइप की, H2E टाइप की। ठीक है, किस टाइप की, H2E टाइप की। कुछ प्रॉपर्टीज है हाइड्राइड की जो मैं 7.7 में है, मतलब नीचे ये वाली जो टेबल है, अरे ये नीचे वाली इधर पे जो है ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले हम यहाँ क्या देख लेते हैं भाई, एसिडिक कैरेक्टर जो है हाइड्राइड्स का वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम H2O से H2TE तक जाते हैं, यानी कि डाउन द ग्रुप एसिडिटी इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर, इसका मैं क्या रीजन दूंगा, इसका मैं ये रीजन दूंगा कि भाई बॉन्ड एंथैल्पी जो है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ He बॉन्ड जो है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई देखो साइज इंक्रीज होता है, जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन से वो डिक्रीज होते हैं, इसलिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ कि भाई डिक्रीज इन एंथैल्पी से क्या होता है, जो थर्मल स्टेबिलिटी है हाइड्राइड्स की वो डिक्रीज होती जाती है। एंथैल्पी यानी कि जल्दी वो टूट जाएगा बॉन्ड, तो स्टेबिलिटी कम होती है, तो यानी कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस। सारी की सारी हाइड्राइड सिर्फ वाटर को छोड़ करके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करती है, और इसका जो रिड्यूसिंग नेचर है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, सिर्फ H2O रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज नहीं शो करता है। भाई ये प्रॉपर्टीज दी हैं हाइड्राइड्स के ग्रुप 16 एलिमेंट्स की, तो ये भी देख लेते हैं।
प्रॉपर्टी क्या है भाई, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है भाई, कुछ जनरल ट्रेंड नहीं है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में भी नहीं है, नहीं है ना, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, बस इस केस में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, चलो ठीक है। एच का डिस्टेंस देखो इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि एंगल भी डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब कि जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है वो बढ़ता जाएगा, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखो कम हो रही है। इसकी 400s में, इसकी 300s में, इसकी 370s में, 270s में है, और इसकी 230s में है, ठीक है। डिसोसिएशन अगर मैं देखूं भाई, जस्ट अ सेकेंड, ओके यहाँ पे थे। डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इनका कुछ है भाई, उसका अपन को कुछ नहीं करना, लेकिन देख लो इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। देखो भाई नेक्स्ट में देख लेता हूँ क्या, रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन। सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं अपनी दो टाइप की ऑक्साइड्स बनाते हैं। किस किस टाइप की, या तो EO2 बनाते हैं, या तो फिर EO3 बनाते हैं। देखो E क्या हो सकता है, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। देखो ऑक्सीजन जो है ना वो कभी भी EO3 नहीं बनाता, क्योंकि हमने O4 कभी नहीं सुना। EO2 बनाता है ओजोन के फॉर्म में, और सल्फर SOS सल्फर बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में। और भाई और क्या बनता है, सेलेनियम। देखो भाई सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन सबको पता है ये दोनों गैसेस हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं सेलेनियम डाइऑक्साइड यानी SeO2 की, तो ये एक सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। जो भाई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है किसकी, डाइऑक्साइड्स की, वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूँ, यानी कि डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस डाइऑक्साइड्स बेसिकली डिक्रीजेस। SO2 जो है वो रिड्यूसिंग है, जबकि जो TeO2 है यानी टेलेनियम डाइऑक्साइड, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। EO2 टाइप को छोड़ करके सल्फर, सेलेनियम और टेलेनियम ये क्या करते हैं, EO3 टाइप भी बनाते हैं, यानी कि इस ऑक्साइड्स में आ जाएगा SO3, SeO3 और TeO3, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो ऑक्साइड्स होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं भैया, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में देख लेता हूँ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस में अगर मैं देखूँ तो भाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 जो हैं वो फॉर्म करते हैं बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ टाइप, यानी EX6 भी फॉर्म कर देते हैं, EX4 भी फॉर्म कर देते हैं, और EX2 भी फॉर्म कर देते हैं। जिसमें जो E है ये कोई भी एक एलिमेंट है ग्रुप 16 का, और जो X है वो एक हैलोजन है। जो स्टेबिलिटी है इन हैलाइड्स की वो डिक्रीज कर जाती है किस ऑर्डर में, सबसे ज़्यादा होती है फ्लोराइड की, फिर क्लोराइड की, फिर ब्रोमाइड की, और लास्ट में लीस्ट स्टेबल आयोडाइड, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या देख लेते हैं भाई, आयोडाइड, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं क्या अमंगस्ट, अगर मैं हेक्सा हैलाइड्स की बात करूं तो भाई हेक्सा फ्लोराइड जो है वही बस एक स्टेबल हेक्सा हैलाइड बन पाता है। सारे के सारे हेक्सा फ्लोराइड्स जो हैं ये गैशियस नेचर के होते हैं, ठीक है। इनके पास एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है भैया। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड जो है वो होता है SF6। ये एक्सेप्शनली स्टेबल होता है क्योंकि इसके कुछ स्टेरिक रीजंस होते हैं। अगर मैं टेट्राफ्लोराइड्स की बात करूं, यानी कि अगर मैं बात करता हूं SF4 की या SeF4 की, ठीक है, तो SF4 जो है वो गैस है, SeF4 लिक्विड है, लेकिन TeF4 ये क्या है, टेलेनियम टेट्राफ्लोराइड, ये क्या है भैया, सॉलिड है, ठीक है। और फ्लोराइड्स जो हैं ये वाली, ये सब की सब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन शो करती है। अगर ये sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन शो करती है तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि ये सब की सब बायपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाएंगी। बायपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाएंगी तो इसमें भी इसकी ये प्रॉपर्टी आएगी कि भाई देखो जो इक्वेटोरियल पोजीशन होगी वो ऑक्यूपाई करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं बात करूं तो इधर से मैं कुछ पेन ले लेता हूं और इससे अपन लोग समझेंगे कि भाई किस टाइप की क्या ज्योमेट्री बन रही है, ठीक है। तो अब इधर पे बात आई है सीसॉ ज्योमेट्री की। किसकी, सीसॉ ज्योमेट्री। देखो भाई मान लो कि ये 3 पेन है, ये 3 पेन, ये 3 बॉन्ड्स हैं। कुछ एंगल पे बस ध्यान मत देना, बाकी तो सब ठीक है, ठीक है। ये 3 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये 3 बॉन्ड है। ये मान लो लोन पेयर है, ये एक फ्लोराइड होगा, ये दूसरा फ्लोराइड होगा। अब इस केस में यहाँ पे एक होता है ऊपर और एक होता है ऐसे नीचे, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, एक होता है यहाँ ऊपर और एक होता है नीचे, ठीक है, इस टाइप से।
कुछ इस टाइप से। ये तीनों जो होते हैं ये तीनों एक प्लेन में होंगे और ये ऊपर और ये नीचे। अब भाई देखो ये वाला जो है मान लो मैंने मान लिया कि ये लोन पेयर है, बीच में यहाँ पे होगा एस कोई भी मेटल और ये पूरे चार ये और ये चारों के चारों होंगे फ्लोराइड्स। ठीक है, तो यहाँ मैं देखता हूँ कि भाई अगर मैं इसको लोन पेयर बना के, तो मैंने चलो इसको हटा दिया, अब हम ज्योमेट्री देख रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये मैं इसको मान लो मैंने ऐसा कर दिया, ये एक सीसॉ बन रहा है। ठीक है, ये उसके दो वो हो गए और ये बैठने वाले। ठीक है, तो ये सीसॉ बन रहा है एक टाइप का, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सीसॉ ज्योमेट्री। देखने को मिलती है हमको किस में, जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या होता है, टेट्राफ्लोराइड्स होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि सारे के सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन को छोड़ करके अपने डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स फॉर्म करते हैं। ये जो डाइहैलाइड होते हैं ना भैया, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसीलिए इनके पास टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। कुछ जो वेल नोन मोनोहैलाइड्स है ना, वो डायमेरिक नेचर शो करते हैं, यानी कि डायमराइज हो जाते हैं नेचर में, यानी दो अलग अलग कंबाइन होकर के अपना एक बना लेता है। एग्जाम्पल्स जैसे मैं बात करता हूँ S2F2, S2Cl2, S2Br2, Se2Cl2 और Se2Br2। भाई देखो ये डायमराइज हैलाइड होते हैं ना, ये अंडरगो मतलब ये क्या करते हैं भाई, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, जैसा कि यहाँ नीचे दिया हुआ है 2Se2Cl2 किस में टूटता है। अगर मैं इसका क्या कर रहा हूँ, मान लो मैं इसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा भैया, SeCl4 मिलेगा और 3Se। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलेनियम की कितनी थी, यहाँ पे सेलेनियम की +1 थी, कितनी थी, +1। ठीक है, यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे हो गई +4 और यहाँ पे तो 0 है, यानी कि देखो डायमराइज डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है भैया। अब यहाँ पे एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है 7.11, H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE। वाई? भाई देखो EH का जो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू H2S की, एज कम्पेयर टू H2TE, इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, इसीलिए H2S जो है वो लेस एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू H2TE। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ कंपाउंड्स या कुछ कंपाउंड्स हैं। सबसे पहला मैं देखना चाहूँगा डाइऑक्सीजन। देखो भाई इस समय ऑक्सीजन की सबको जरूरत है, डाइऑक्सीजन की। ठीक है, प्रिपरेशन क्या है भैया इसकी, डाइऑक्सीजन जो है वो फॉर्म हम लेबोरेटरी मेथड हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स को हीट करता हूँ, जैसे कि मैं क्लोरेट्स को हीट कर सकता हूँ, नाइट्रेट्स को हीट कर सकता हूँ और परमैंगनेट्स को हीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैंने पोटेशियम क्लोरेट लिया यानी KClO3। ठीक है, तो इसमें मैं इसको हीट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl और साथ में मिलेगा 3O2 यानी कि मुझे ऑक्सीजन भी मिल गई। फिर है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन किसका करना है, मेटल की ऑक्साइड्स का करना है जो नीचे आती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक है, और एंड हायर ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स, और कुछ हायर ऑक्साइड्स भी ले सकते हैं कुछ मेटल्स की, जैसे कि अगर मैं लेता हूँ Ag2O, तो इसको मैं हीट करूंगा तो मिलेगा सिल्वर Ag और O2। सेम केस होता है किसमें, इसमें भी सेम केस होता है HgO में। ठीक है, यहाँ पे Pb3O4 में भी यही होता है, ऑक्सीजन बनेगा और PbO बनेगा। PbO2 में भी यही होता है, PbO बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो रेडिली डिकम्पोज हो जाती है वाटर और डाइऑक्सीजन में। क्या करना पड़ेगा हमको, कैटलाइज करना पड़ेगा उसको, और कैटलिस्ट हमको लेना पड़ेगा फाइनली डिवाइडेड मेटल और मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है 2H2O2 aqueous will decompose into 2H2O plus O2. Now in case we have to take catalyst as finely divided metals as well as manganese dioxide. देखो भाई लार्ज स्केल में लैबोरेटरी प्रिपरेशन यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखो कोई भी कंपाउंड की इतनी अवेलेबिलिटी देखना पड़ती है और ईज ऑफ एक्सेस देखना पड़ता है और थोड़ा कमर्शियली भी सोचना पड़ता है। तो भाई लार्ज स्केल पे जब मुझे बनाना होता है तो या तो मैं वाटर से बनाता हूँ या तो मैं एयर से ही बनाता हूँ। ठीक है, नॉर्मल जो एयर प्रेजेंट होती है, वाटर अवेलेबल है, एयर भी अवेलेबल है। अगर मैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ तो मुझे हाइड्रोजन मिलती है कैथोड पे और ऑक्सीजन मिलती है एनोड पे, तो इससे मैं हाइड्रोजन भी बना रहा हूँ और ऑक्सीजन भी बना रहा हूँ। ठीक है, इंडस्ट्रियली अगर मैं बात करूँ तो जो डाइऑक्सीजन है वो हम एयर से ही ऑब्टेन करते हैं। कैसे, पहले हम एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं,
फिर वाटर वेपर रिमूव करते हैं और बाकी की रिमेनिंग गैसेस को लिक्विफाई करके उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं और मुझे डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट मिल जाती है। ठीक है, ठीक है। तो भाई अब मैं बात कर लेता हूँ प्रॉपर्टीज किसकी। डाइऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अगर मैं देखूँ तो भाई कलरलेस ओडरलेस गैस होती है, सॉल्युबल होती है वाटर में, इसका कुछ एक्सटेंट भी है और सिग्निफिकेंट है ये कितना मरीन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए और एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये लिक्विफाई होती है कितने पे 90 केल्विन पे और फ्रीज होती है 55 केल्विन पे। ऑक्सीजन जो है ना भाई ये 3 स्टेबल आइसोटोप्स में मिलता है। कौन कौन से में? 16, 17 और 18 में मिलती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है O2 वो एक यूनिक है और पैरामैग्नेटिक है भाई। किसमें? वो एक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखती है लेकिन फिर भी एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। अगर इसको डिटेल में देखना है तो मेरा केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर देखना, उसमें पता चल जाएगा। डाइऑक्सीजन जो है डायरेक्टली रिएक्ट करती है लगभग सारे मेटल्स और सारे नॉन मेटल्स से, कुछ नोबल मेटल छोड़ करके जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम, और नोबल गैसेस को छोड़ करके कुछ। ये जो है कंबाइन कर जाती है अदर एलिमेंट से और स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देती है जो कि हेल्प करता है रिएक्शन को सस्टेन करने में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो रिएक्शंस होते हैं इनको इनिशिएट करने के लिए कुछ एक्सटर्नल हीटिंग करना पड़ती है कि वो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको ब्रेक करने के लिए कुछ इनिशियली हमको हीट अप्लाई करना पड़ती है, एनर्जी देना पड़ती है। ठीक है, इसके बाद मैं देखूं कि कुछ कंपाउंड, कुछ रिएक्शन है डाइऑक्सीजन के किसके, मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ और कुछ अदर कंपाउंड्स के साथ, वो मैं देख लेता हूँ भाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ कैल्शियम के साथ, तो 2Ca + O2 वुड गिव मी 2CaO। ठीक है भैया। 4Al एल्यूमिनियम के साथ देख लेते हैं, 4Al + 3O2 वुड गिव मी 2Al2O3। फॉस्फोरस के साथ P4 + 5O2 वुड गिव मी P4O10। C + O2 CO2, 2ZnS + 3O2 वुड गिव मी 2ZnO + SO2। देखो सब में ना ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाँ मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं देख लेता हूँ मीथेन के साथ, यानी CH4 + 2O2 वुड गिव मी CO2 + 2H2O। ठीक है भैया। कुछ कंपाउंड्स जो है जिनको हम कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखो ये वाला रिएक्शन याद आया, 2SO2 + O2 + कैटलिस्ट V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो मुझे मिलता है 2SO3। ये वाला जो रिएक्शन है ना ये बेसिकली हमको काम आता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जिसमें हम H2SO4 का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देख लूँ 4HCl + O2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड CuCl2 वुड गिव मी 2Cl2 + 2H2O। ठीक है। अब भाई ऑक्सीजन की यूजेस, सांस लेने के काम आती है, बच्चों वाला है लेकिन सबसे जरूरी है। इन एडिशन टू इट्स इम्पोर्टेंस इन नॉर्मल रेस्पिरेशन कंबशन, ये तो है ही। ऑक्सीजन को क्या करते हैं हम, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में काम करते हैं और काम लगाते हैं इसका, और मैन्युफैक्चर ऑफ बहुत सारे मेटल्स पर्टिकुलरली स्टील्स में जब मैन्युफैक्चर करना पड़ता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। भाई देखो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो आजकल बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, वाइडली यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग में उनका यूज़ होता है और माउंटेनियरिंग में भी यूज़ होता है। कंबशन ऑफ फ्यूल अगर मुझे कराना है तो ऑक्सीजन के बिना कंबशन नहीं होगा फ्यूल्स का। जैसे कि हाइड्रोजीन्स को अगर मैं बर्न करता हूँ किसमें, लिक्विड ऑक्सीजन में, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करती है और मुझे रॉकेट्स में काम आता है। ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चन आप लोग करने होते हैं। सिंपल ऑक्साइड्स अगर मैं देखूँ तो भाई जो बाइनरी कंपाउंड है ऑक्सीजन का किसी और एलिमेंट के साथ, वो ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, हमको जैसा कि पता है ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करता है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ पीरियोडिक टेबल में और ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। बहुत सारे केसेस में एक एलिमेंट जो है वो फॉर्म करता है 2 या उससे ज़्यादा ऑक्साइड्स। द ऑक्साइड्स वेरी वाइडली इन देयर नेचर एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है भैया, ऑक्साइड्स जो है वो सिंपल हो सकती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं MgO या Al2O3 की, या तो मिक्स्ड हो सकती हैं जैसे PB3O4 और Fe3O4।
सिंपल ऑक्साइड्स जो है वो क्लासीफाई की जाती हैं कैसे भैया, ये एसिडिक हो सकती है, बेसिक हो सकती है या एम्फोटेरिक हो सकती है। कोई भी एक ऑक्साइड है वो कंबाइन कर जाती है वाटर के साथ और अपना एक एसिड देती है जिसको हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड, जैसे कि SO2, Cl2O7 या CO2 या तो N2O5। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो SO2 कंबाइन कर जाती है वाटर के साथ और मुझे H2SO3 मिल जाता है जो सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SO2 जो है वो H2O के साथ कंबाइन H2SO3 बनाता है, ये रिएक्शन भी है, SO2 + H2O वुड गिव मी H2SO3। एक जनरल रूल है भैया कि जो सिर्फ नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होती हैं, लेकिन ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स, कुछ मेटल की जो होती हैं ऑक्साइड्स, वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं और एक एसिडिक कैरेक्टर भी रखती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल Mn2O7, CrO3 या V2O5। ऑक्साइड्स जो बेस देती हैं वाटर के साथ उनको हम बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, जैसे कि Na2O या CaO या बेरियम ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को कंबाइन करता हूँ वाटर के साथ तो मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जो एक बेस है। इसका जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा CaO + H2O वुड गिव मी CaOH होल ट्वाइस। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं जनरली देखूँ तो जो मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होती हैं वो एसिडिक। कुछ जो मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं भाई उसमें क्या होता है, डुअल बिहेवियर एग्जिबिट करती हैं, यानी कि ये जो है एसिडिक कैरेक्टर भी शो करती हैं और बेसिक कैरेक्टर भी शो करती हैं। तो इन ऑक्साइड्स को मैं टर्म कर देता हूँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की हेडिंग के अंदर। ये जो है एसिड से रिएक्ट करती हैं एज वेल एज अल्कली से भी रिएक्ट करती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैं देखूं कि जो Al2O3 होता है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ भी और अल्कली के साथ भी। जो चलो इसका रिएक्शन देखते हैं अपन। Al2O3 + 6HCl would give me + 9H2O would give me 2Al H2O whole 6 की पावर +3 + 6Cl-। ठीक है, ये जो Cl- है ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स में ही एल्यूमिनियम के साथ मिल जाते हैं हमको। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसका रिएक्शन देखूं किसी एक बेस के साथ तो मैंने ले लिया है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैंने ले लिया है 6NaOH + 3H2O। अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा तो मिल जाएगा Na3AlOH होल 6। ये इसने क्या किया है, अभी एसिड के साथ भी रिएक्शन किया है HCl के साथ और एक बेस अल्कली NaOH के साथ भी इसने रिएक्शन किया है। कुछ जो ऑक्साइड्स होती हैं वो ना तो एसिडिक होती हैं ना तो बेसिक होती हैं और इन ऑक्साइड्स को मैं टर्म करता हूँ एज न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जो है न्यूट्रल ऑक्साइड का वो है CO, NO और N2O। देखो भाई, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है ओजोन 7.13। ठीक है, ओजोन जो है वो एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का। ओजोन जो है भाई काफ़ी रिएक्टिव होती है। ठीक है, तो इसीलिए एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देर के लिए नहीं रह पाती है सी लेवल पे। अगर मैं बात करूँ अबव 20 किलोमीटर्स, ठीक है, ये जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बना लेती है, किसके, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, ये जो है ओजोन लेयर बनाती है। ठीक है, अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करती है, किससे, एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन किसके, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के। इसका प्रिपरेशन अगर मैं देखूं, इसका अगर मैं प्रिपरेशन देखता हूं, ठीक है, अगर स्लो ड्राई स्ट्रीम है मेरे पास किसकी, ऑक्सीजन की, अगर मैं इसको पास करूं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के साथ, बाप रे, तो ये कन्वर्जन हो जाता है ऑक्सीजन का ओजोन में 10% बस हो पाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि 3O2 ऑन passing slow dry stream of oxygen when it is passed through silent electric discharge is converted to 2O3। डेल्टा एच जो इसका होता है वो होता है 298 केल्विन पे + 142 किलो जूल, यानी कि इसको हीट देना पड़ती है। ठीक है, सिंस जो फॉर्मेशन है ओजोन का वो ऑक्सीजन से है, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब ये नेसेसरी है कि मैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दूं इसके प्रिपरेशन में ताकि इसका डिकम्पोजिशन ना हो। ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन अगर 10% है तो ये ठीक है, और अगर 10% से ज़्यादा है तो एक बैटरी ओजोनाइजर का हम यूज़ करते हैं जिसमें प्योर ओजोन मिलती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 101.1 केल्विन के आसपास होता है, और इसको हम कंडेंस कर सकते हैं किसी एक वेसल में, जिसको हमको चारों तरफ से सराउंड करना पड़ेगा लिक्विड ऑक्सीजन से। काफ़ी इसका स्टोरेज और इसका बनाना बहुत मुश्किल प्रोसेस है। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो भाई ये कलरलेस ओडरलेस नहीं होती है जैसा कि ऑक्सीजन होती है। प्योर ओजोन जो होती है वो पेल ब्लू गैस होती है, या तो फिर डार्क ब्लू लिक्विड होता है, या तो फिर वायलेट ब्लैक सॉलिड होता है। ठीक है, ओजोन के पास एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और कुछ स्मॉल कंसंट्रेशन में वो हार्मलेस होती है, लेकिन अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 100 ppm के ऊपर जाए तो ब्रीदिंग में अनकंफर्टेबल हो जाता है, और इसका रीज़न होता है हेडेक और नौसिया। ओजोन जो है थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल है। ठीक है, अगर उसको ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट से देखें, क्योंकि इसकी डिकम्पोजिशन से हम ऑक्सीजन बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा हीट का लिबरेशन होगा, डेल्टा H नेगेटिव होगा, और एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, डेल्टा S पॉजिटिव होगा। ये जो दो इफेक्ट हैं ये आपस में एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं और रिजल्ट करते हैं लार्ज नेगेटिव गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा G, इसका ओजोन का ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने से। इससे क्या होता है ये सरप्राइजिंग नहीं है हमारे लिए। ठीक है, और हायर कॉन्सेंट्रेशन जो ओजोन है वो डेंजरसली एक्सप्लोजिव होती है, एक्सप्लोड हो जाती है ओजोन अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में लिया था, क्योंकि डेल्टा G जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये जो आसानी से ये जो ऑक्सीजन एटम लिबरेट कर देता है, तो ये क्या करता है बहुत आसानी से नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, इसीलिए एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ये लेड सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है लेड सल्फेट में, और आयोडीन को आयोडीन में। इसके एग्जांपल देख लेते हैं भाई। पहले मैंने लिया है लेड सल्फाइड यानी कि PbS, इसमें मैंने डाला है 4O3। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट मुझे मिलेगा PbSO4 + 4O2। नीचे अगर मैंने आयोडाइड लिया है यानी आयोडाइड आयन लिया है यानी कि 2I- + H2O + O3 वुड गिव मी 2OH- + I2 + O2। देख लिया भाई, लेड सल्फाइड कन्वर्ट हो गया लेड सल्फेट में, आयोडाइड आयंस कन्वर्ट हो गए आयोडीन में। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भाई जो ओजोन है वो जब रिएक्ट करती है एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन से, तो एक बफर बनता है जिसको हम बोलते हैं बोरेट बफर बनता है। इसका pH लगभग 9.2 होता है। आयोडीन जो है वो लिबरेट हो जाती है और इसको हम टाइटर कर सकते हैं किसमें, स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थियोसल्फेट। ये है O3 का क्वांटिटेटिव मेथड एस्टिमेशन का। ठीक है, क्या है भैया, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ भाई। मैंने क्या किया है, ओजोन को रिएक्ट कराया है एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन से, तो और इसको बफर करा दिया है किसके साथ, बोरेट बफर के साथ, जिसका pH 9.2 होगा। आयोडीन अब क्या होगा, लिबरेट होगी, और उस आयोडीन जो लिबरेटेड है उसको मैं क्या करूंगा, टाइटर कर लूंगा। किसके अगेंस्ट, स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेना पड़ेगा मुझे सोडियम थियोसल्फेट का, और ये पूरा जो है स्टैंडर्ड एस्टिमेशन मेथड हो गया, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मेथड हो गया किसका, ओजोन का। भाई एक्सपेरिमेंट्स ने बताया है, यानी कि शास्त्रों में लिखा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये बहुत तेजी से कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ, और जो पॉसिबिलिटी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की इमिट होने की एग्जॉस्ट सिस्टम से, वो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स में माइट बी स्लोली डिप्लीटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। देखो भाई, जो एग्जॉस्ट सिस्टम होते हैं सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स के, उसमें से निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स। ये क्या कर रही हैं, धीरे धीरे डिप्लीट कर रही हैं ओजोन लेयर के कंसंट्रेशन को, जो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इसका जो रिएक्शन होता है वो मैं लूंगा, NO + O3 वुड गिव मी NO2 + O2। ओजोन खत्म होती जा रही है। एक जो दूसरा थ्रेट है ओजोन का, वो है पर्टिकुलरली यूज ऑफ फ्रीऑन्स विच आर यूज्ड इन एरोसोल स्प्रेस और एज अ रेफ्रिजरेंट। भाई, दो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होती है ओजोन में वो आइडेंटिकल होती हैं,
और जो मॉलिक्यूल है वो एक्सपेक्टेड रहता है कि उसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 117 डिग्रीज। रेजोनेंस शो करता है और इसके दो मेन फॉर्म होते हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं, ये बने हुए हैं यहाँ पे, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, हाँ ये बने हुए हैं यहाँ पे दोनों के दोनों, ये देख लो ये वाले में ये एक, और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये। यूजेस देख लेते हैं भाई साहब। यूजेस अगर मैं देखूं तो ये एज अ जर्मिसाइड यूज होता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, और वाटर को स्टेरिलाइज करने में भी यूज होता है। इसको हम ऑयल्स को, आइवरी को, फ्लोर को, स्टार्च को ब्लीच करने में भी यूज करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, किसको मैन्युफैक्चर करने में, पोटेशियम परमैंगनेट को मैन्युफैक्चर करने में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ठीक है। सल्फर जो है ना भैया बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स बनाता है। पहला हो गया येलो रोम्बिक सल्फर, जिसको मैं बोलता हूँ अल्फा सल्फर। दूसरा हो गया मोनोक्लिनिक, जिसको मैं बोलता हूँ बीटा सल्फर। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट यही वाले हैं। जो स्टेबल फॉर्म है रूम टेम्परेचर पे वो रोम्बिक सल्फर है, यानी कि कौन सा वाला, अल्फा सल्फर। जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है बीटा सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर पे अगर मैं उसको हीट करूं लगभग 369 केल्विन पे। तो पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, रोम्बिक सल्फर की। भाई ये जो एलोट्रोप है येलो कलर का होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कुछ होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी दी हुई है। रोम्बिक सल्फर है क्रिस्टल जो है वो फॉर्म कैसे होते हैं भाई, अगर मैं किसको, रोल सल्फर को इवेपोरेट करूं CS2 के सोल्यूशन में, किसके, कार्बन डाइसल्फाइड के। ये जो है वाटर में इंसॉल्युबल है लेकिन डिसॉल्व हो जाता है किसमें, बेंजीन, अल्कोहल और ईथर में, और रेडिली सॉल्युबल इन CS2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड में। मोनोक्लिनिक सल्फर, बीटा सल्फर की अब बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा 393 केल्विन, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी हुई है। ये भी जो है सॉल्युबल है किसमें, CS2 में, और फॉर्म कर लेता है सल्फर। और इस सल्फर यानी बीटा सल्फर को अगर फॉर्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करना पड़ेगा एक डिश में और फिर उसको कूल करेंगे जब तक एक क्रस्ट फॉर्म नहीं हो जाता। ये जो क्रस्ट फॉर्म होगा ये क्रस्ट होगा बीटा सल्फर। कितने डिग्री पे हीट करना पड़ेगा ये अपन बात कर चुके हैं, लगभग 369 केल्विन पे। दो होल बनाए जाते हैं क्रस्ट में और जो रिमेनिंग लिक्विड होता है उसको पोर आउट किया जाता है। अगर जब मैं एक क्रस्ट को रिमूव करूंगा तो एक कलरलेस नीडल शेप्ड क्रिस्टल बनेगा, वो होता है बीटा सल्फर। उसके बाद अगर मैं देखूं कि भाई ये स्टेबल किसके होता है, 369 केल्विन के ऊपर स्टेबल होता है और इसके नीचे तो वापस अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाना है इसको। कन्वर्सली जो अल्फा सल्फर है वो स्टेबल होता है किसके, 369 केल्विन के ऊपर, और अगर मैं टेम्परेचर इसके ऊपर करूंगा तो भाई बीटा सल्फर बन जाएगा। 369 के पे ये एक बात याद रखना, 369 केल्विन पे दोनों फॉर्म्स स्टेबल होंगे। 369 केल्विन पे अल्फा सल्फर भी एग्जिस्ट करेगा और बीटा सल्फर भी एग्जिस्ट करेगा। ये जो टेम्परेचर होता है इसको मैं बोलता हूँ ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलता हूँ, ट्रांजिशन टेम्परेचर। जो दोनों जो फॉर्म होते हैं रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर, इन दोनों के पास एसिड मॉलिक्यूल ही होता है। ये जो एसिड मॉलिक्यूल है ये आपस में पैक्ड होते हैं डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में। जो एसिड रिंग होती है वो फॉर्म होती है दोनों के दोनों में, ठीक है। अगर इसको हम पकड़ कर दें और एक में पकड़ होती है और उसका क्राउन शेप होता है, तो मॉलिक्यूलर डायमेंशंस जो है वो हम नेक्स्ट में बात करेंगे, मतलब कि इसके जस्ट बाद ये है। तो भाई देखो ये वाला जो है कि एसिड रिंग है रोम्बिक सल्फर की, ये वाला ए वाला, और जो बी वाला है ये क्राउन स्ट्रक्चर S6 है, S6 फॉर्म है। अभी हमने अल्फा और बीटा दोनों एसिड वाले पढ़े। कुछ सेवरल अदर मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं सल्फर के, जिसमें 6 से लेकर के 20 सल्फर एटम पर रिंग हो सकते हैं, और कुछ जो हैं जो सिंथेसाइज किए जा चुके हैं लास्ट 2 डेकेड्स में। जो साइक्लो S6 होता है ये एक रिंग जो है ये चेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ठीक है, और इसकी डायमेंशंस जो है वो दिए हुए हैं। अगर एलिवेटेड टेम्परेचर पे यानी कि लगभग 1000 केल्विन पे जो S2 है वो डोमिनेंट स्पीशी है और पैरामैग्नेटिक होती है, जैसा कि ऑक्सीजन भी होती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है भैया, एग्जाम्पल 7.12, इसको देख लेते हैं। Which form of sulfur shows paramagnetic behavior? अगर मैं इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर मैं बात करूं वेपर स्टेट में तो सल्फर जो है पार्शियली एग्जिस्ट करता है S2 मॉलिक्यूल में, जिसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जैसा कि ऑक्सीजन में भी होता है, डाइऑक्सीजन में, और इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 7.15 सल्फर डाइऑक्साइड।
सबसे पहले अपन इसका प्रिपरेशन देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाई क्या देख लेते हैं भाई, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर मुझे फॉर्म करना है तो मुझे लिटिल बिट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तो 6 to 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड लेंगे। जब ये सल्फर के साथ हम इसको बर्न करते हैं एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब मुझे सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। इसका अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो इसकी इक्वेशन हो जाती है S + O2 वुड गिव मी SO2 गैस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लेबोरेटरी में मुझे अगर इसको बनाना है, ठीक है, अगर मुझे लेबोरेटरी में बनाना है, ठीक है, तो रेडिली हम इसको जनरेट कर सकते हैं। किसको ट्रीट करना पड़ेगा, अगर मैं सल्फाइड को ट्रीट करूं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसका इक्वेशन आयनिक इक्वेशन दिया है, इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन SO3 2- + 2H+, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा H2O और SO2 गैस, ठीक है भैया। आगे बढ़ लेते हैं। इंडस्ट्रियली अगर मुझे प्रोड्यूस करना है इसको, तो मुझे एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है किसका, अगर मैं रोस्ट करता हूँ किसको, सल्फाइड ओर्स को, यानी कि 4FeS2 + 11O2 वुड गिव मी 2Fe2O3 + 8SO2, ठीक है। तो ये जो गैस है इसको मैं ड्राई कर लेता हूँ और फिर लिक्विफाई कर लेता हूँ अंडर हाई प्रेशर, और फिर इसको स्टील के कंटेनर्स में स्टोर कर लेते हैं। इसमें स्टील के कंटेनर्स लेता हूँ, उसमें मैं स्टोर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए भाई सल्फर डाइऑक्साइड जो है कलरलेस गैस होती है, लेकिन इसमें एक पंजेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये लिक्विफाई कर जाती है रूम टेम्परेचर पे, और हाई प्रेशर और किस पे, अंडर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बॉयल हो जाती है 263 केल्विन पे। सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब इसको मैं पास करता हूँ वाटर से, तो फॉर्म करता है एक सोल्यूशन, ठीक है। किसका सोल्यूशन फॉर्म होता है भैया, सल्फ्यूरस एसिड का, यानी कि SO2 + H2O वुड गिव मी H2SO3। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा भाई। देखो ये आसानी से रिएक्ट कर देता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सोडियम सल्फाइड फॉर्म करता है, जिसको अगर मैं फिर रिएक्ट करूं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो फिर मुझे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। देखो भैया, अगर मैं NaOH को रिएक्शन करवा रहा हूं SO2 के साथ, तो मुझे मिलता है Na2SO3, ठीक है, + H2O। ये जो Na2SO3 बना है, इसको अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा H2O और एक्सेस ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, 2NaHSO4 या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इस रिएक्शन में वाटर और एल्कली, जो सल्फर डाइऑक्साइड का बिहेवियर है वो बहुत ही सिमिलर है किससे, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड का जैसा होता है, जैसा शो करता है ऐसे में वही इसने शो किया है सल्फर डाइऑक्साइड ने, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आसानी से रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, किसके, चारकोल के प्रेजेंस में, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, क्या, चारकोल, और देता है सल्फ्यूरल क्लोराइड जो होता है SO2Cl2, ठीक है। ये जो है भैया ऑक्सीडाइज होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, किसमें, किससे, किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू, किसके प्रेजेंस में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या वेनेडियम ऑक्साइड में एज अ कैटलिस्ट। तो इसका रिएक्शन पहले तो हम देख लेते हैं भैया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो SO2 + Cl2 वुड गिव मी SO2Cl2 लिक्विड, ठीक है, ये वही चारकोल के प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट। फिर दूसरा है 2SO2 + O2 वुड डेफिनेटली गिव मी in the presence of vanadium pentoxide V2O5 would give me sulfur trioxide। जब मॉइस्ट होता है तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि जो आयरन 3+ आयंस होते हैं उनको आयरन 2 में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि फेरिक आयंस को कन्वर्ट कर देता है फेरस में, और डीकलराइज कर देता है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट 7 सोल्यूशन। जो लैटर है, जो बाद वाला रिएक्शन है, वो कन्वीनियंट है ये गैस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर मुझे इस गैस का टेस्ट करना है तो मैं इसको पास करूंगा पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन से, और मुझे डीकलराइज हो जाएगा वो सोल्यूशन। तो ये जो अभी हमने रिएक्शंस पढ़े हैं इसके इक्वेशन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2Fe3+ + SO2 + 2H2O वुड गिव मी 2Fe2+ + SO4 सल्फेट आयंस + 4H+। अगला जो रिएक्शन था किसका, इसका जो टेस्ट है पोटेशियम एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, ये हो जाएगा 5SO2 + 2MnO4- + 2H2O would give me 5SO4 2- ion + 4H+ + 2Mn2+।
द मॉलिक्यूल ऑफ SO2 है, ये एक एंगुलर होता है, ठीक है, रेजोनेंस शो करेगा, जैसा कि हमारा ओजोन भी रेजोनेंस शो करता था, वैसे ये भी रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है। यूजेस की अगर मैं बात करूं तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एज अ पेट्रोल रिफाइनरी में यूज होता है और शुगर रिफाइनरी में भी। ब्लीचिंग वुल, मतलब कि वुल और सिल्क को जब मुझे ब्लीच करना होता है तब भी मैं सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करता हूँ। एज एन एंटी क्लोर यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका जो प्रिपरेशन होता है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इनके मैन्युफैक्चर में यूज होता है सल्फर डाइऑक्साइड। लिक्विड SO2 जो होता है वो यूज होता है एज अ सॉल्वेंट में, अगर जब मुझे डिसॉल्व करना होता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स को। ठीक है भैया, आगे बढ़ लेते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स बनाता है, जैसे कि बहुत सारे तो हमें पता भी हैं, H2SO3, H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5 और H2SXO6। अब भाई ये X क्या है, 2 3 4 5, देखा भाई साहब, इधर ही 4 हो गए। फिर H2SO4, H2S2O7, H2SO5 और H2S2O8। कुछ जो एसिड्स हैं इनमें से अनस्टेबल होते हैं और कुछ जो हैं आइसोलेट नहीं कर पाते हैं इनकी अनस्टेबिलिटी के कारण, तो इनको हम एक्वस सोल्यूशन में या तो फिर इनके सॉल्ट्स में फॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स के हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं H2SO3 में, तो इसमें सल्फर है, लोन पेयर होगा सल्फर के पास, 2 OH बॉन्ड होंगे और एक डबल बॉन्ड होगा। तो भाई ये जो OH बॉन्ड होता है ना, ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इसकी एसिडिटी तय करता है, वो इसकी एसिडिटी यानी कि बेसिसिटी तय करता है, यानी कि ये एक डाई बेसिक एसिड होगा। ये वाले सल्फर के फॉर्म में ये जो सल्फर है इसके पास 2 डबल बॉन्ड O हैं और 2 OH आयंस, 2 OH हैं, OH SOH बॉन्ड है, ठीक है। तो ये भी एक डाई बेसिक एसिड होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2S2O8 में, तो इसमें भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है, सल्फर SOOS लिंकेज है, ठीक है, बीच में, तो ये याद करने का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस इधर पे क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड यानी कि ओलियम। देखो भाई ये बोर्ड्स का डेफिनेट क्वेश्चन है, उधर क्वेश्चन आता है कि टेल द स्ट्रक्चर, नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ठीक है। तो उधर पे फिर ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ओलियम, देखो ओलियम है H2S2O7, ठीक है, ये है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें SOS एक बॉन्ड लिंकेज होता है। और देखो इधर पे मेरे ख्याल से जितने बने ये सारे के सारे डाई बेसिक एसिड्स हैं। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन की। देखो भाई मैन्युफैक्चर में अगर बात करूँ तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वन ऑफ दी सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स में से एक है पूरी दुनिया में। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, जो इन्वॉल्व करता है 3 स्टेप, और ये 3 स्टेप हम आगे देखने वाले हैं। पहला स्टेप होगा क्या, सल्फर को बर्न करना है या सल्फाइड ओर को बर्न करना है, किसके, एयर के प्रेजेंस में, और हम SO2 बनाएंगे। फिर दूसरा स्टेप हमारा होने वाला है कि हम SO2 को SO3 में कन्वर्ट करेंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, और कैटलिस्ट में लेने वाला हूँ V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये वाला रिएक्शन अभी मैं जब सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा रहा था तो मैंने ऊपर आपको बता चुका। फिर मैं क्या करूंगा, SO2 को एडिसॉर्ब करूंगा H2SO4 में और ओलियम मिलेगा मुझे। देखो भाई पता है मुझे कि मैं H2SO4 बना रहा हूँ, लेकिन जो इसका स्टेप 3 है इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 हमको पहले अपनी तरफ से देना पड़ता है। एक फ्लो डायग्राम है सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चर का, तो ये भी हम देखेंगे आगे चल के। SO2 को हम प्रोड्यूस करते हैं, फिर प्यूरिफाई करते हैं, उसमें से डस्ट रिमूव करते हैं और कुछ अलग इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, जैसे कि आर्सेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें। जो की स्टेप है किसके मैन्युफैक्चर में, H2SO4 के में, वो ये है कि मुझे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करना है, किसका, SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन से, और मुझे SO3 गैस चाहिए किसके प्रेजेंस में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में, यानी कि ये स्टेप नंबर 2 आ गया। ठीक है भैया। तो भाई 2SO2 plus O2 would give me 2SO3 only if I take catalyst as V2O5। देखो भाई डेल्टा H ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होता है, यानी कि -196.6 किलोजूल पर मोल। तो ये जो है ना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्लस रिवर्सिबल है।
तो भाई ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है जैसे जैसे ऑक्सीजन जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है, रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीड करता है डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो इसीलिए मुझे लो टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, और ये है फेवरेबल कंडीशंस अगर तुमको H2SO4 का या SO3 का मैक्सिमम यील्ड चाहिए। लेकिन जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिस में बात करूं तो जो प्लांट ऑपरेट करते हैं यानी कि जो H2SO4 मैन्युफैक्चर करते हैं, इनका लगभग प्रेशर इनके अंदर होना चाहिए 2 बार के आसपास और टेम्परेचर 720 केल्विन, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा ही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है किसी चीज़ के मैन्युफैक्चर या प्लांट्स के टेम्परेचर के हिसाब से। जो SO3 गैस होती है ना, ये एक कैटालिटिक कन्वर्टर से हम इसको पास कराते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, और हमें पास ओलियम आ जाता है। अगर मैं ओलियम का डाइल्यूट करता हूँ तो मुझे वाटर के साथ डाइल्यूट करूँगा अगर मैं ओलियम का, तो मुझे H2SO4 मिल जाएगा डिजायर्ड कंसेंट्रेशन का। इंडस्ट्री में यानी कि जो हमारी कंपनीज या मैन्युफैक्चर जहाँ पे होता है वहाँ पे 2 स्टेप सिमल्टेनियसली कैरी कराए जाते हैं, यानी कि और प्रोसेस को कंटिन्यूस बनाया जाता है। इससे क्या होता है, हमारी कॉस्ट रिडक्शन होता है, ठीक है। तो भाई मैंने क्या किया, SO3 को एब्जॉर्ब करा दिया है H2SO4 में और मुझे मिल गया है ओलियम H2S2O7, ठीक है भैया। अब मुझे सल्फ्यूरिक एसिड जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से मुझे मिलता है वो 96 to 98% प्योर होता है, वाह, ठीक है। तो भाई अभी देख लेते हैं इसका फ्लो डायग्राम। देखो फ्लो डायग्राम कुछ इस टाइप से है कि हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको नहीं रहने दो, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया है क्या, सल्फर। यहाँ पे मैं एयर डालूंगा, सल्फर मुझे यहाँ से मिलेगा, सल्फर बर्न करेंगे। यहाँ पे सल्फर बर्न करेंगे तो मुझे यहाँ से SO2 गैस मिलेगी और ऑक्सीजन भी मिलेगी। ये एक डस्ट प्रेसिपिटेटर है, कहाँ पे, ये एक सॉरी हाँ, ये मेरा माउस देखना, ये एक डस्ट प्रेसिपिटेटर है, यहाँ पे डस्ट प्रेसिपिटेट होती है, ठीक है। इसके बाद ये जाता है वाटर स्प्रे में, या तो वॉशिंग और कूलिंग टावर, ये वाला वॉशिंग और कूलिंग टावर। इधर से जाकर के वाटर वेस्ट जो है ना वो नीचे से निकल जाता है और ऊपर से हमें गैस मिलती है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये है ड्राइंग टावर, यानी कि यहाँ पे मैं जो हमारी गैस है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 स्प्रे करते हैं, तो वेस्ट एसिड जो है वो नीचे से निकल जाता है और मेरे पास आ जाती है ड्राई SO2 और O2 गैस। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ आर्सेनिक प्यूरीफायर जो कंटेन करता है जेलेटिनियस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रीहीटर, ये प्रीहीटर। फिर उसके बाद लगा है कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करेगा भैया, SO2 और O2 का जो मिक्सचर था मेरे पास, मैं उसको SO3 में कन्वर्ट करूंगा कैटालाइज करवा के, किसके साथ, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ। देखो भाई अब यहाँ से जो SO3 निकलता है इस पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं हम, ठीक है, और मैं यहाँ से ओलियम ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्वार्ट्ज भी होता है। तो मैं जो ओलियम लेता हूँ अब मैं इसको H2O के साथ डाइल्यूट कर दूंगा और मुझे एज अ प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, तो भाई ये कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड होता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ होती है, ये एसिड फ्रीज होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। भाई देखो अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की हीट निकलती है, इसीलिए जब भी हम वाटर मतलब कि हम सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं किससे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पानी में मिलना चाहिए, मतलब कि ड्रॉप बाय ड्रॉप। अगर तुमने गलती से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में पानी मिलाया, बस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, ट्राई भी मत करना। केमिकल रिएक्शन होते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड के, ये एज अ रिजल्ट होते हैं किसके, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी जो होती है, पहली होती है वोलेटिलिटी कम होती है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर होती है, और लास्ट में इसकी जो एबिलिटी है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने की, वो। एक्वस सोल्यूशन में सल्फर एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो 2 स्टेप में आयनाइज होता है, इसका मतलब कि ये डाइबेसिक एसिड माना जाएगा। H2SO4 में H2O डालोगे तो H3O प्लस आयंस और HSO4 माइनस आयन मिलेंगे। इसके बाद अगर जो HSO4 माइनस है उसमें अगर मैं H2O डालूंगा तो मुझे मिलेगा H3O प्लस और साथ ही साथ मुझे मिलेगा SO4 2 माइनस आयन।
देखो भाई यहाँ पे जो Ka की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उसका मतलब ये है कि भाई जो H2SO4 है ये बहुत ही ज़्यादा डिसोसिएट होने वाला है H प्लस और HSO4 माइनस आयन में, क्योंकि इसका जितना ज़्यादा वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन होता है उतना ज़्यादा एसिड को स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है भैया, जो एसिड है ये फॉर्म होता है दो सीरीज ऑफ सॉल्ट से, नॉर्मल सल्फेट जैसे कि सोडियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट, और एसिड सल्फेट्स यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट्स। ठीक है, ये एसिड दो टाइप के सॉल्ट्स बना लेता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है, क्योंकि इसकी लो वॉलेटिलिटी है, ठीक है, तो ये क्या करता है भैया, ये यूज होता है अपने से ज्यादा वॉलेटाइल एसिड्स के मैन्युफैक्चर में। ठीक है, कैसे, उनके कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट से। यानी मान लो मेरे को कोई एक मेटल M है, उसका सल्फेट बनाना है, ठीक है, या उसका सॉल्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा 2MX हैलाइड में मेटल हैलाइड, साथ में उसमें लूंगा H2SO4, और उसमें मुझे एज अ प्रोडक्ट मिलने वाला है 2HX प्लस M2SO4। M कोई भी मेटल है, X यहाँ पर फ्लोराइड, क्लोराइड या नाइट्रेट आयंस हो सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। बहुत सारी वेट गैसेस जो है उनको हम ड्राई कर सकते हैं अगर मैं उनको पास करूंगा सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, लेकिन प्रोवाइड क्या होना चाहिए, बात क्या होना चाहिए कि वो गैस जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या ही मतलब हुआ, वही रिएक्शन हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वाटर को रिमूव कर देता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये एविडेंट है कि भाई इसका जो कैरिंग एक्शन कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करता है, जैसे कि C12H22O11 में अगर मैं H2SO4 डालूंगा तो मुझे 12 कार्बन प्लस 11 H2O मिला। H2O बाहर कर दिया है इसने, यहाँ से उठा के यहाँ ऐसे करके, ऐसे यहाँ से इसको उठाया और ऐसे करके बाहर कर दिया। ठीक है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भैया। इन दिस रिस्पेक्ट अगर मैं बात करूं, ये इंटरमीडिएट होता है किसमें, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में। दोनों के दोनों जो है मेटल और नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो उसको रिड्यूस कर देता है SO2 में। यानी कि अगर मैं कॉपर का रिएक्शन करवाऊंगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में तो मुझे मिलेगा कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O। अगर मैं सल्फर के साथ कराऊंगा तो मुझे SO2 गैस मिलेगी और H2O मिलेगा। अगर मैं कार्बन के साथ कराऊंगा तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी और H2O मिलेगा। देखो भाई, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। किसी भी एक नेशन की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ अगर देखना है ना, तो ये पता करते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और कंज्यूम करता है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसेस के मैन्युफैक्चर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं। बल्क सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको प्रोड्यूस होता है, उसको हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में, जैसे अमोनियम सल्फेट या सुपर फॉस्फेट में। देखो भैया, कुछ अदर यूजेस भी हैं इसके, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग में काम आता है, कुछ पिगमेंट्स के मैन्युफैक्चर, पेंट्स में, डाई स्टफ्स के मैन्युफैक्चर या इंटरमीडिएट्स में काम आता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में काम आता है, मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस हैं इसकी, जैसे कि क्लेंजिंग मेटल बिफोर इनामलिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वेनाइजेशन के पहले इसका काम आता है, स्टोरेज बैटरीज में काम आता है, बहुत सारे नाइट्रोसेल्यूलोज प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर में काम आता है, और फाइनली एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट में काम आता है। सो थैंक यू। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 17 हैलोजेंस। तब तक के लिए गुड बाय।